यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो गाइस आप लोग सही रहे होंगे। मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एंड बेटा आज की क्लास में जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है बेटा वो है आपके पब्लिक इकोनॉमिक्स का यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है बेटा टैक्सेशन। मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं कि हम हमारे जो पब्लिक इकोनॉमिक्स है बेटा वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो है बेटा पब्लिक इकोनॉमिक थ्योरी। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ हमारी जो आपको बेटा पहले से पता है ये सब चीजें मैं अपनी जो फर्स्ट क्लास में बता चुका हूँ। थोड़ा बहुत मैं आपको और भी डिस्कस कर लेता हूँ। हमारे दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो हमारा पब्लिक इकोनॉमिक थ्योरी और एक है बेटा हमारा इंडियन पब्लिक फाइनेंस। ठीक है बेटा, इंडियन पब्लिक फाइनेंस। तो बेटा ये जो हमारा पब्लिक इंडियन पब्लिक फाइनेंस ये हमारा थियोरेटिकल पार्ट है, ये बात की बात है। ठीक है, इसको तो अभी हम डिस्कस कर ही नहीं रहे। हमारा ये टॉपिक चल रहा है बेटा अभी, जिसमें से बेटा हमने हमारा टॉपिक पब्लिक गुड्स वो पढ़ लिया है, एक्सटर्नलिटीज पढ़ लिया है। ठीक है बेटा, ये दो टॉपिक से हमने पढ़ लिए हैं। बेसिकली ये यूनिट्स हैं इस पब्लिक इकोनॉमिक थ्योरी में। टोटल 4 यूनिट्स हैं, जिसमें जो आपकी यूनिट नंबर 1 है वो है फिस्कल फंक्शंस। वो बेटा बहुत छोटी सी है, एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 ऑफ हेंड्रिक्स एंड माइल्स। एक क्लास में बेटा वो यूनिट हो जाएगी, कुछ भी नहीं है, थ्योरी है, बस उसमें कुछ बातें डिस्कस करनी है आपसे। ठीक है, और जो पब्लिक गुड्स है इसमें क्लासेस लगी हैं और जो एक्सटर्नलिटी बेटा इसमें क्लासेस लगी हैं। अब जो अगला टॉपिक जो मैं डिस्कस कर रहा हूं दैट इज टैक्सेशन। ये स्टार्ट करूं बेटा मैं आपसे डिस्कस करना। ठीक है बच्चा जी, तो ये हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं टैक्सेशन। बेटा जैसे कि आप लोग जानते हो टैक्सेशन हमारी दो रीडिंग में से अगर आप बात करें सबसे बड़ा यूनिट अगर है तो बेटा वो टैक्सेशन वाला है इसमें। ठीक है, क्योंकि इसमें से आपका गाइस थ्योरी भी बनता है, इसमें से गाइस आपका डेरिवेशन पार्ट भी बनता है और इसमें से मेरे बच्चे आप लोगों का न्यूमेरिकल भी बनता है। ठीक है मेरे बच्चों, ये गाइस ये 3 टॉपिक्स यहाँ से बनते हैं। थ्योरी भी बनता है, डेरिवेशन भी बनता है और न्यूमेरिकल पोर्शन भी मेरे बच्चों बढ़ता है। ठीक है जी, आता है पेपर में यहाँ से। तो इसीलिए बेटा थोड़ी बड़ी यूनिट है और इसलिए इसमें गाइस चैप्टर भी ज्यादा है। जैसे कि अगर मैं चैप्टर्स की बात करता हूँ तो चैप्टर नंबर 18, 19 एंड 21 फ्रॉम स्टिग्लिट्ज। ठीक है जी, फ्रॉम स्टिग्लिट्ज। और चैप्टर नंबर 15, 16 और 17 फ्रॉम माइल्स एंड हेंड्रिक्स। ठीक है, फ्रॉम माइल्स एंड हेंड्रिक्स, फ्रॉम माइल्स एंड हेंड्रिक्स। ठीक है, तो आपको वैसे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है कौन सी रीडिंग में से, बस मैंने बता दिया वैसे, बट आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप तो बड़े सीधे सीधे नोट्स पढ़ोगे, आप मेरी क्लास को पढ़ रहे हो। तो बेटा सबसे पहले हम लोग ये कंसेप्ट पूरा करेंगे, फिर उसके बाद बेटा हम लोग ये कंसेप्ट पूरा करेंगे। ठीक है बच्चा, तो हम स्टार्ट करते हैं अभी अपना पढ़ना फ्रॉम चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है बेटा टैक्स इंसिडेंस। ठीक है मेरे बच्चा, अच्छा ये चीजें तो बात की है, ये हमने जैसे पहले ओरिएंटेशन क्लास मैंने आपसे बेटा डिस्कस कर रखा है, ये चीज बेटा बात की, इसको बाद में देखेंगे। तो अभी जो हम बेटा डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है बेटा टैक्स इंसिडेंस। ठीक है मेरे बच्चा, टैक्स इंसिडेंस इस चैप्टर का बेटा नाम है। ठीक है बच्चा जी, और बुक स्टिग्लिट्ज से है, ये स्टिग्लिट्ज बुक है बेटा, वहां से हमें पढ़ना है इस चैप्टर को। देन हम बेटा इसको पढ़ते हैं। बेसिकली बेटा इस चैप्टर में है क्या आप ये समझ लीजिए। पहली बात तो ये बिल्कुल इनिशियल लेवल है आपका कंसेप्ट पढ़ने का, तो इसमें आपको ये कंसेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करेगा, जो ट्राई किया जाएगा आपको समझाना कि अगर इकोनॉमी के अंदर टैक्स लगता है, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, अगर इकोनॉमी के अंदर टैक्स इंपोज होता है तो उस टैक्स को बियर कौन करेगा, कंज्यूमर या प्रोड्यूसर या दोनों। कंज्यूमर करता है तो ऑब्वियसली बात है 100% टैक्स कंज्यूमर के साइड गया, अगर प्रोड्यूसर करता तो प्रोड्यूसर के साइड में गया। बट एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और पुटअप होता है कि अगर दोनों करता तो दोनों कितना कितना शेयर करते हैं। कुछ इकोनॉमिक्स कहते हैं हाफ ऑफ शेयर करते हैं, बट कुछ कंसेप्ट है जिसमें हाफ ऑफ शेयर नहीं होता, कुछ लैम्डा परसेंटेज वैल्यू होती है कि वो इतना करेगा और उतना करेगा, यानी एक जनरल फॉर्मूला बन के आ जाता है कि भाई पता लग जाता है कौन कितना इस पे जो है टैक्स बियर करेगा। लेकिन द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हु बियर्स द टैक्स एंड हाउ मच, कौन टैक्स बियर करेगा और कितना टैक्स बियर करेगा। ठीक है बच्चा जी, तो ये चीज इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमारा मोटो है समझाना इस चैप्टर के अंदर।
बेटा एक चीज ध्यान रखना कि अभी के लिए मतलब ट्राई करते हैं कि हमारे पास जो टैक्स डिवाइड होता है वो एक फंक्शन होता है परसेंटेज, ठीक है, और एक होता है बेटा फिक्स्ड अमाउंट। मान लो हमारे पास एक जो टैक्स होता है, टैक्स बेटा फिलहाल के लिए दो टाइप के टैक्सेस की बात हो रही है। एक हो गया जी परसेंटेज, इस पर ही लिख देता हूँ इसकी पूरी, परसेंटेज, परसेंटेज टैक्स, परसेंटेज टैक्स, इसे आप बेटा कभी कभी एड वॉलेडम टैक्स बोलते हो। और दूसरा वाला बेटा फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है जी, फिक्स्ड अमाउंट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी स्पेसिफिक टैक्स। तो बेटा मल्टीपल तरीके के फिलहाल हम ही बोलेंगे, देयर ऑल सच टैक्स आर इक्वल बेसिकली, हम इन्हें बोलेंगे देयर इज नो डिफरेंस इन दिस टाइप ऑफ टैक्स, ठीक है, फिलहाल के लिए। ठीक है बच्चा, यहां तक मेरी बात समझ में आती है आप लोगों को? चलिए जी, अब देख लेते हैं इसमें क्या कंसेप्ट है। तो अब बेटा एक बात समझना है यहाँ पे ध्यान से जरा, जैसे कि हमने बोला जी मान लो स्पेसिफिक टैक्स है, ठीक है, या क्वांटिटी टैक्स, या जी यूनिट टैक्स, कोई भी टैक्स हो एक ही बात कर लेते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इन दोनों बातों को। जैसे एग्जांपल बेटा मान लो टैक्स इम्पोज्ड, कोई भी टैक्स ऊपर में से टैक्स इम्पोज्ड ऑन सेलर, ठीक है जी। दूसरा है जी टैक्स इम्पोज्ड ऑन बायर्स, ठीक है जी, द टैक्स इम्पोज्ड ऑन सेलर्स, टैक्स इम्पोज्ड ऑन बायर्स, ठीक है बच्चा जी। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा यहाँ पे, टैक्स इम्पोज्ड ऑन सेलर्स एंड टैक्स इम्पोज्ड ऑन बायर्स। तो देखो ये कंसेप्ट समझना, अगर बेसिकली सेलर पर है तो वैसे तो एक फॉर्मूला जिसमें आपके लिए यहाँ पे ये लिखूंगा, इधर जैसे यहाँ लिख देता हूँ कि टैक्स अमाउंट जो होता है वो होता है प्राइस ऑफ बायर्स माइनस प्राइस ऑफ सेलर। भाई टैक्स अमाउंट क्या होता है कि बायर ने कितना प्राइस पे करा है और सेलर ने कितना प्राइस रिसीव करा है, इन दोनों को जो डिफरेंस होता है वो टैक्स होता है। मान लो अगर टैक्स 0 है या तो इसका मतलब क्या होगा, जितना बायर पे कर रहा है उतना सेलर रिसीव कर रहा है। यानी अगर जस्ट आप यहाँ पे समझे मेरी बात, इधर ऐसे रफ वर्क, नॉट कोई भी ऐसा वर्क, रफ वर्क बेटा, ये सप्लाई और ये डिमांड, इफ देयर इज नो टैक्स सो दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस। जैसे कि ये QD इक्वल्स QS होता है, ऐसे बेटा ये PS इक्वल्स टू PB होता है, ठीक है, मतलब बायर प्राइस इज इक्वल्स टू सेलर्स प्राइस। बट मान लो अगर टैक्स इतना लग गया तो अब ये डिपेंड करता है कि ये जैसे अमाउंट तो यहां पर आ गया जी, देखो ये अब प्राइस ये हो गया जो न्यू प्राइस आया विद टैक्स, ठीक है जी। ये तो कंसेप्ट क्लियर है कि ये जो न्यू टैक्स है ये आ गया जी। तो P1 स्टार इज मोर देन P स्टार बिकॉज देयर इज अ टैक्स इन्वॉल्वमेंट। अब पॉइंट ये है कि कौन बियर करेगा, ऐसा समझना। अगर इसे कंज्यूमर बियर करता है तो ऑब्वियसली बात है उसकी डिमांड अफेक्ट होगी, ठीक है जी। मतलब ये ऐसे भी हो सकता है, मतलब हर चीज है बेटा यहाँ पर, मतलब ऐसे आपको टेक्निकल चीज बता रहा था। बेसिकली मेरा यहाँ पे बताने का कंसेप्ट वो यही है कि अगर कोई टैक्स नहीं है तो ये इधर इक्विलिब्रियम प्राइस होगा, ठीक है जी। अब बात आती है जी वो कंज्यूमर बियर करेगा या प्रोड्यूसर बियर करेगा, मतलब सेलर, ये प्रोड्यूसर नहीं सेलर है। तो मान लो सबसे पहले हमने बोला जी सेलर बियर करेगा, तो अगर सेलर बियर करता है तो ये क्वांटिटी और ये प्राइस, ठीक है जी। अब जरा ये बात समझ लेना, और अगर सेलर बियर करेगा तो डिमांडर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल ये हो गया जी हमारा इधर, सो दिस इज बेसिकली प्राइस, ठीक है जी। ये बात समझना ध्यान से, P स्टार है ये जहां पे दोनों बराबर था। अब हुआ क्या, प्राइस हो गया जी ये। अब पहले क्या था, P स्टार जो था प्राइस ऑफ बायर प्राइस ऑफ सेलर दोनों बराबर था, जैसे मैंने बड़ा आपको यहां बताया। ये जो था P स्टार जो था प्राइस ऑफ सेलर प्राइस ऑफ बायर दोनों इक्वली था। लेकिन यहां पर इस वाले पॉइंट पर बेटा प्राइस ऑफ सेलर और प्राइस ऑफ बायर बदल जाएगा। क्यों, जब बेटा टैक्स लगता है तो जो बेसिकली बियर कर रहा होता, अब सोचो टैक्स लगा तो टैक्स लगने का मतलब क्या होता है, अगर आप ये बात समझना। ऐसा तो है नहीं बेटा कि प्राइस नहीं बढ़ेगा, प्राइस तो बढ़ेगा, इकोनॉमी के अंदर प्राइस तो बढ़ेगा। बट द पॉइंट इज दैट के जो बियर करता है उसका डायग्राम शिफ्ट हो जाता है। अब ये समझो बात को,
जो बियर करता है उसका डायग्राम शिफ्ट हो जाता है। अब किसका डायग्राम शिफ्ट होगा, सेलर का या बायर का, सेलर का शिफ्ट होगा। यानी दिस इज अ सप्लाई फंक्शन विच इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंड अब ये प्राइस हो गया जी, ठीक है जी। तो इस प्राइस पर ऑब्वियसली बात है, अब वो इस प्राइस पर सप्लाई करेगा, यानी इसका मतलब इम्पोज ऑन सेलर, सेलर पे इम्पोज जो है, तो जो सप्लाई हो जाएगी वो मार्जिनल कॉस्ट प्लस का टी हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात आप लोग? यानी कहने का मतलब ये हो गया कि एक्चुअली सेलर को तो इतना मिल रहा है, एक्चुअली सेलर को इतना मिल रहा है और वो बायर से इतना ले रहा है, ठीक है जी। सेलर को इतना मिल रहा है, और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पहले थी ये बात, बायर से इतना ले रहा था पहले इसके बनने से पहले। लेकिन अगर जब गवर्नमेंट ने बोला जी सेलर पे इम्पोज होगा, तो सेलर ही पे कर रहा है, तो अब मतलब पॉइंट क्या हो गया, ये वाला अमाउंट जो प्राइस ऑफ सेलर है, ये प्राइस ऑफ बायर, यानी जितना वो बायर से रिसीव कर रहा है एज इट इज उतना उसी हिसाब से वो टैक्स पे कर रहा है। समझ मेरी बात आप लोगों को? मैं रिपीट करूँ, बड़ा कंफ्यूज मत हो ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट है। मैं डायग्राम फिर बताता हूँ आपके लिए, इसका डायग्राम क्या है। तो इसमें बेटा आप ये चीज समझो, मैं दोबारा आपको बताता हूँ, कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि ये बेटा हर साल बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं इसमें। ये जी डिमांड, ये जी सप्लाई, ठीक है जी, डिमांड और ये सप्लाई, ये होगा जी इक्विलिब्रियम प्राइस। अब बात इतनी सी है कि अगर सेलर पे इम्पोज होता है तो सेलर की सप्लाई फंक्शन जो है वो अफेक्ट होगा, अगर बायर पे इम्पोज जो होता है तो डिमांड फंक्शन अफेक्ट होगा। यानी अगर सेलर पे इम्पोज हुआ, मान लो ये वाला प्राइस आ गया, तो यानी ये सप्लाई फंक्शन शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती है, अब ऐसा सोचो ना, मार्जिनल कॉस्ट पहले ये थी एमसी, अब बन गई जी एमसी प्लस का टी, तो टैक्स ऐड हो गया ना यहाँ पर। जब ये टैक्स ऐड हुआ तो क्या हो बेटा, ये सप्लाई फंक्शन अपवर्ड शिफ्ट हो गया, तो आपको पता ही है। तो जब ये अपवर्ड शिफ्ट होगा तो जहां पे डिमांड कट होगा वो होगा इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है जी। समझ रहे मेरी बात को? वजह समझ रही जरा मेरी इस बात को। गवर्नमेंट ने सेलर पे टैक्स लगाया जिसकी वजह से सेलर थोड़ा सा नाराज हुआ, वॉर्स ऑफ हुआ, उसकी वजह से उसने क्या किया, उस इकोनॉमी में उस मार्केट में उस प्रोडक्ट को बनाना थोड़ा कम कर दिया जिस पर टैक्स लगा था। तो जब बेटा उसने थोड़ा बनाना कम कर दिया, तो क्योंकि वजह पॉइंट ये था कि जैसे मार्जिनल कॉस्ट बढ़ा वैसे सप्लाई का फंक्शन शिफ्ट हो गया अपवर्ड, ये जनरल लॉ है। तो जैसे अपवर्ड शिफ्ट हुआ तो डिमांड यहाँ कट हुआ, तो इसका मतलब क्या, मार्केट का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ गया। तो मार्केट का प्राइस पहले ये था, अब वो ऑटोमेटिकली बढ़ गया, क्योंकि सप्लाई फंक्शन ऑब्वियसली बात है, जो पहले इतनी क्वांटिटी थी अब वो इतनी क्वांटिटी हो जाएगी। देयर आर मल्टीपल रीजन कि क्वांटिटी कम क्यों हुई, ये भी रीजन है कि सेलर कम बनाना चाहता है, और जब कम बनाना चाहता है तो क्वांटिटी डेफिशिएंट हो गई, जैसे सप्लाई डेफिशिएंट हुई तो एक्सेस डिमांड की वजह से बेटा प्राइस बढ़ गया। एक ही रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि इनका जो डिमांड सप्लाई कट हो रहा है उस पर कट हो रहा है। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि मार्केट में जो टैक्स लग के प्राइस बढ़ा था वो बेसिकली सेलर ने बायर से पे करवा लिया, यानी लगा तो टैक्स सेलर पे था लेकिन वो बायर से पे करवा लिया, क्योंकि डिमांड तो इधर कट हो रही है ना, बायर तो ये पे करेगा, तो लेकिन जो बायर इतना पे कर रहा है वही सेलर्स को रिसीव हो रहा है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? तो ऑटोमेटिकली पहले से प्राइस ज्यादा मिल रहा है लेकिन क्वांटिटी कम हो गई पहले से। तो एक तो चीज ये ध्यान रखना, बड़ी कॉम्प्लिकेट है ये, बट चीजें ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना कि अगर सेलर पे इम्पोज होता है तो सप्लाई फंक्शन शिफ्ट होता है, डिमांडर बायर पे होता है तो बेटा डिमांड फंक्शन शिफ्ट होता है। ऐसे में डिमांडर का बना लेता हूँ, ये क्वांटिटी और ये प्राइस, ठीक है मेरे बच्चा, ये क्वांटिटी और ये प्राइस, ये डिमांड और ये सप्लाई, दिस इज बेसिकली इक्विलिब्रियम। हमने बोला जी बेसिकली यहाँ पर कि प्राइस में टैक्स लग गया, ठीक है जी। जब टैक्स लगा तो हमने बोला जी ठीक है, टैक्स लगने पर मान लो इतना टैक्स लगा, ये क्वांटिटी थी, तो ऐसा हुआ जब टैक्स लगा बायर पे लगा, बायर हाई पे कर रहा है बेसिकली, तो बायर को हाई प्राइस दिखा तो हाई ने क्या करा, उसकी डिमांड कम करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि बायर का विलियनेस टू पे मतलब नेट विलियनेस टू पे या बायर का कंज्यूमर सरप्लस उस गुड के लिए कम होने लगा। सोचो पहले कंज्यूमर सरप्लस इतना सारा था, अब कंज्यूमर सरप्लस इतना सा रह गया, तो फिर बायर क्या करेगा, बायर अपनी बेसिकली जो डिमांड है उसे थोड़ा सा कम करेगा उन गुड्स में जिसमें टैक्सेशन ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि बायर को पे करना पड़ रहा है, तो बायर का जो डिमांड फंक्शन है शिफ्ट हो जाएगा इनवर्ड, ठीक है। तो बेसिकली ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस आएगा दिस इज सेलर्स प्राइस, जो सेलर को रिसीव होगा, और यही फिर बायर भी पे यही करेगा, ठीक है बेटा। इसमें जानना है कि मतलब बायर और सेलर मतलब
कौन कितना पे करेगा? बायर ऑब्वियसली बात है ज्यादा ही पे करेगा और सेलर ऑब्वियसली बात है कम ही रिसीव करेगा। बीच के गैप टू दी टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट को चला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान करना टैक्स का फॉर्मूला होगा हमारा प्राइस ऑफ बायर माइनस का प्राइस ऑफ सेलर। बच्चा ध्यान रखना ये जो चीज है थोड़ी कॉम्प्लिकेट रहती है, जब तक आप कुछ न्यूमेरिकल कंसेप्ट नहीं करोगे ना तो आपको डाउट में रहेंगी सब चीजें। दो बातें समझ ली आपने, टैक्स इम्पोज ऑन सेलर तो सेलर का सप्लाई फंक्शन अफेक्ट होगा, टैक्स इम्पोज ऑन बायर तो बायर का डिमांड फंक्शन अफेक्ट होगा। बस इतनी बात समझना, आगे पीछे की बात ही नहीं यहाँ पे फिलहाल के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है बेटा जी, नाउ अच्छा छोटा सा फॉर्मूला भी रहता है हमारे पास में कि देखो व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स इंसिडेंस, मतलब टैक्स इंसिडेंस का मतलब ही क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा टैक्स बर्डन। ठीक है जी, टैक्स बर्डन को ही टैक्स इंसिडेंस कहते हैं। अब बात होती है जी बर्डन के, तो हम बोल सकते हैं बायर्स बर्डन अपॉन सेलर्स बर्डन which is equals to elasticity of supply upon elasticity of demand। ठीक है बेटा, तो एक फॉर्मूला ध्यान रखना, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है बच्चा जी। अच्छा एक चीज रिपीट करो बेटा, मैं थ्योरी नहीं लिखवा रहा क्योंकि समझना कंसेप्ट क्यों मैं थ्योरी लिखवा, क्योंकि थ्योरी पर मिलेगी जरूर आपको नोट्स में, जो हमारे नोट्स अपलोडेड होंगे उसमें थ्योरीज इंक्लूडेड है। ठीक है, थ्योरीज उनमें होंगी, क्योंकि बेटा इन कंसेप्ट की वैल्यू ज्यादा है। ये कंसेप्ट, ये जो चीज है कंसेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में टाइम वेस्ट नहीं करना हम लोगों को। ठीक है ना बच्चा, आप स्टडी करो पहले कॉन्सेप्चुअली, फिर उसके बाद देखेंगे। ठीक है बच्चा, अब समझना ध्यान से, हम बात करते हैं एडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इलास्टिसिटी। ठीक है जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इलास्टिसिटी। तो जस्ट एग्जांपल बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो। सोचो अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो होगी तो हमारा जो डायग्राम बनेगा डिमांड का, सोचो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो, इसका मतलब क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज जीरो। दैट्स वाई, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी जीरो, इसका मतलब डिमांड फंक्शन वर्टिकल बनेगा। अच्छा सप्लाई फंक्शन ये रहा। ठीक है जी, सप्लाई फंक्शन अपने लेवल पर जैसा उसको होना चाहिए। सो दिस इज बेसिकली इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड ये क्यू हो गया। अब हमने बोला जी टैक्स लग गया जी, अब टैक्स लगा है जी। अब सोचो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो जी जीरो है, हमने बोला जी टैक्स लगा है। अब सोचो टैक्स जब लगेगा यहां पे बात आएगी तो हमारा सप्लाई फंक्शन शिफ्ट अपवर्ड, इधर P1 स्टार, ये हो गया इक्विलिब्रियम। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये जो गैप है, दिस गैप इज नोन एज टैक्स। सिमिलरली दूसरा हमने ऑप्शन लिया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिटी। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी होगा, ठीक है, तो उस सेंस में आपका जो डायग्राम बनेगा हॉरिजॉन्टल बनेगा, डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन्फिनिटी ये, तो ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन्फिनिटी था, तो ये डायग्राम बना इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, ये आपका डिमांड फंक्शन। ठीक है बच्चा, ये आपका डिमांड फंक्शन। अब टैक्स इम्पोज हुआ, टैक्स लगा ऑन सेलर, तो जब बेटा सेलर पे लगा, पहले के रुपये में ये था, तो सेलर पे लगा तो उसके सप्लाई फंक्शन शिफ्ट हो गया, क्योंकि P1 प्लस का T, तो क्वांटिटी पहले इतनी थी, अब क्वांटिटी थोड़ी वजह कम हो गई। ठीक है, मतलब बेसिकली ये है क्या, ये सिर्फ एक कंसेप्ट है, इस पे एप्लीकेशन क्वेश्चन नहीं बनने वाला। सिर्फ कंसेप्ट है जी, अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो हो या डिमांड जीरो हो या इन्फिनिटी हो तो क्या क्या टैक्सेशन पॉलिसीज होंगी, ये डायग्राम होंगे सीधे सीधे। ठीक है, इसमें कोई बहुत खास केस नहीं है। अब देखो इंटरेस्टिंग बात, अब जरा ये समझो मेरी तरह, यहाँ पर मैंने ऊपर जो दोनों केस बनाए हैं, एक ये वाला जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो था, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो था, और हमारा कंसेप्ट क्या हुआ कि हमारा डिमांड पे जो कट हुआ वो ये आया P बेसिकली ये वाला, और हमारा सप्लाई अप शिफ्ट हो गया, यानी हमारी कॉस्ट, सोचो हमारी कॉस्ट बढ़ गई।
अच्छा ये बात बताओ, हमारी कॉस्ट बढ़ गई तो, लेकिन हमारी क्वांटिटी तो उतनी की उतनी है, कॉस्ट बढ़ गई, इसका मीनिंग क्या रहा होगा? टैक्स किसने बियर करा होगा? मैंने यहाँ तो पता ही नहीं टैक्स किसने बियर करा है, क्योंकि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी सॉरी जीरो है, यानी प्राइस में कितना भी चेंज कर लो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी चेंज नहीं होगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी जीरो, यानी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब सारा का सारा टैक्स बियर्ड बाय बायर। ठीक है बेटा, बायर की साइड से बियर किया जाएगा। क्यों? पॉइंट बेटा इतना सा क्लियरली समझना, क्योंकि डिमांड फंक्शन हमारा जो है यहाँ पे वर्टिकली बना हुआ है इधर। ठीक है बेटा, यहां तक मेरी बात समझ में आती है आप लोगों को क्लियरली? अच्छा इधर आ जाते हैं आप। अभी समझो कि सप्लाई फंक्शन ही शिफ्ट हुआ। अगर सप्लाई फंक्शन ही बेसिकली सप्लाई फंक्शन ही शिफ्ट हो रहा है तो बर्डन किसके ऊपर आया होगा बेसिकली? अब ये सोच के बताओ बेटा, ये क्वेश्चन में आके मुझे इसका बताना जरूर। सप्लाई फंक्शन अगर शिफ्ट हुआ है, डिमांड अपनी जगह पे, सप्लाई शिफ्ट हुआ है, तो बर्डन किस पे आया होगा? ठीक है, या मुझे आंसर व्हाट्सएप में बताना, इस पे आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है बेटा, ठीक है जी। अच्छा एक चीज है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि पॉइंट ये है कि इन सब चीजों को ऐसा समझना थोड़ा मुश्किल है। ऑथर ने ना इसको एक फॉर्मूले से बताया है, जो फॉर्मूला ये वाला है। ठीक है, अब जरा इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब जरा समझना। बायर्स बर्डन अपॉन सेलर्स बर्डन। ठीक है, बायर्स बर्डन अपॉन सेलर्स बर्डन। अब फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने पहला वाला केस लिया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो का। देखो समझना, कुछ नहीं लिखा हुआ, और आपको जब मैं अभी पढ़ा भी रहा था ना, मैंने टॉपिक करवाया वाला, तो मैं क्लियरली कह सकता हूँ, आपको डाउट आया होगा कि मतलब मैं एज एन सर भी हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रहे कि बर्डन किस पे पड़ा है। ठीक है, ऐसे इन्होंने लिख दिया बेयर बाय बायर। ठीक है, बट मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ इसका, जरा समझना ध्यान से। बायर्स बर्डन अपॉन सेलर्स बर्डन, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब मान लो अगर ईडी जीरो है, अब अगर ईडी जीरो है तो ये आ गया ईएस अपॉन में जीरो, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अपॉन में जीरो। इसकी बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके वहां मल्टीप्लाई, इसके वहां मल्टीप्लाई, तो सोचो बेसिकली सेलर्स बर्डन इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये तो वहां से चला गया, जीरो मल्टीप्लाई बाय बायर्स बर्डन। ठीक है जी, अपॉन में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विच इज समथिंग वैल्यू। ठीक है जी, बेटा क्या हो जाएगा जीरो, तो सेलर्स बर्डन कितना आया? ऐसे बताओ क्या आया जी? सेलर्स बर्डन जीरो। क्लियर हुई बात आपको? जब सेलर्स बर्डन जीरो है इस मेथड से, इसका मतलब क्या, एंटायर बर्डन किस पे पड़ा है जी? ऑन बायर। सो दैट एंटायर बर्डन imposed on बायर। ठीक है जी, सो दैट एंटायर बर्डन इम्पोज्ड ऑन बायर, तो बायर पे सारा का सारा बर्डन मेरे बच्चों पड़ेगा। अब समझ में आ गया? मैं गारंटी कर सकता हूँ कि 2 मिनट पहले जब मैंने ये बताना स्टार्ट किया था तो आपको सही से क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन शायद आपको अब पता लग गया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लिया। ठीक है, चलिए जी, सिमिलरली ये किया। अब जरा इसके बाद भी कर लें, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है? इन्फिनिटी। इसको दोबारा से लिख लेते हैं एक बार, और इसी चीज में भी तो देख लें, हम चारों के देख लेंगे ना। जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन्फिनिटी है तो बायर्स बर्डन अपॉन सेलर्स बर्डन इज इक्वल्स टू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये था, ये लिखा जी हमने इन्फिनिटी। ठीक है जी, अब ऐसा समझना, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सेलर्स बर्डन इज इक्वल्स टू बायर्स बर्डन अपॉन में इन्फिनिटी इंटू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब मुझे बताओ बेटा, समथिंग बाय इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो। कुछ भी अमाउंट हो अदर देन इन्फिनिटी एंड जीरो, उसके अलावा कुछ भी अमाउंट हो तो समथिंग बाय इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो। इसका मतलब क्या है? अगर सेलर्स बर्डन जीरो है तो एंटायर बर्डन किस पे पड़ गया? एंटायर बर्डन इम्पोज्ड ऑन विल बी इम्पोज्ड ऑन बायर। ठीक है, इन दोनों केसेस में एंटायर बर्डन किस पे पड़ गया जी? बायर पे। एक थर्ड केस ऐसे ले लेता हूं मैं यहाँ पे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिटी, तो बायर्स बर्डन अपॉन में सेलर्स बर्डन
इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हो गया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अपॉन में ये ईडी डिमांड इन्फिनिटी आ गया। अब आपने क्या किया जी, देखो पहली बात तो समथिंग बाय इन्फिनिटी जीरो, तो बायर्स बर्डन कितना आ गया यहाँ पे, बायर्स बर्डन इज जीरो। इसका मतलब एंटायर बर्डन इम्पोज्ड ऑन, एंटायर बर्डन विल बी इम्पोज्ड ऑन सेलर, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बात है जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो होगा तब भी ये होगा कि बायर बर्डन जीरो हो जाएगा, ठीक है जी। और सारा बर्डन किस पे पड़ेगा मेरे बच्चों, सेलर पर। अब बात समझ में आई बेटा आप लोगों को मेरी, बढ़िया बिंदास। चलिए जी नेक्स्ट हेडिंग लिखना बेटा, यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए जी बेटा इनके नोट्स वगैरह आपको हमारे पोर्टल पर मिल जाएंगे। कंसेप्ट समझना बस ध्यान से, ठीक है जी। नाउ जी एड वैलोरम टैक्स वर्सेस स्पेसिफिक टैक्स, ठीक है जी। एड वैलोरम टैक्स वर्सेस स्पेसिफिक टैक्स, ठीक है बच्चा जी। पहले इस चीज समझ लो कि भाई एड वैलोरम टैक्स क्या होता है। देखो ध्यान रखना, सिंपल सी बात होती है कि मतलब एड वैलोरम टैक्स मतलब क्वांटिटी टैक्स की बात कर रहा हूं मैं। एड देखो अच्छा पहले तो हमने क्या माना था कि सेम है, अब इनको हम अलग अलग करके चलते हैं, एक एक करके बात समझना बेटा। इसमें क्या होता है कि आपको जो डिमांड है, मतलब आप लिख सकते हो इट कैन बी थॉट ऑफ एज शिफ्टिंग द डिमांड कर्व डाउन, ठीक है। और बेसिकली जो अमाउंट है एंड अमाउंट्स ऑफ शिफ्ट डिपेंड्स ऑन प्राइस, बेसिकली जो अमाउंट ऑफ शिफ्ट है ना वो प्राइस पे डिपेंड हो जाएगा। ध्यान रखना एड वैलोरम टैक्स में जो प्राइस रिसीव बाय सेलर होता है वो क्या होता है, जरा समझना। प्राइस रिसीव बाय सेलर पीएस इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 माइनस का टी, ठीक है जी। पी ब्रैकेट 1 माइनस का टी। आप बोलो सर ये पी क्या है, बेसिकली ये जो पी है ये क्या है, ध्यान ना इट्स बेसिकली कंज्यूमर्स प्राइस। तो बेसिकली जो रिसीव करेगा इस एड वैलोरम टैक्स में पी बी माइनस का पी बी टी, ये जो है सेलर रिसीव करेगा ये वाले प्राइस को, ठीक है जी। अब जस्ट एग्जांपल ऐसा मान लो, जस्ट एग्जांपल मान लो पी जीरो है, जैसे एग्जांपल मान लो पी जीरो है, तो ध्यान रखना डिमांड कर्व कट एक्स एक्सिस, ठीक है जी। इसका मतलब नो टैक्स। भैया अगर प्राइस जीरो हो गया, मान लो वाला प्राइस जीरो हो गया तो सेलर्स प्राइस जीरो हो जाएगा, तो एक्स एक्सिस पर होगा तो नो टैक्स, ठीक है जी। और अगर बेसिकली हमने बोला जस्ट मान लो टी दे रखा है इन्होंने जीरो, तो प्राइस ऑफ सेलर इज इक्वल टू प्राइस ऑफ बायर, इसका मतलब भी होता है नो टैक्स। पर अगर टी दे रखा है 0.5, ठीक है जी 0.5, तो प्राइस ऑफ सेलर हो गया 0.5 वो प्राइस ऑफ बायर, यानी बायर जितना पे कर रहा है उसका आधे सेलर को रिसीव होगा, बाकी सारा रिमेनिंग कहाँ जाएगा, टू दी गवर्नमेंट, ठीक है जी। यहाँ तक बात समझ में आती है बेटा आप लोगों को मेरी। अब जरा कंसेप्ट समझना डायग्रामेटिकली, कि डायग्राम में जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ये बड़ा इधर क्वांटिटी इधर बेसिकली प्राइस, ठीक है जी। अब पॉइंट क्या है जी, हमारे पास एक डिमांड फंक्शन है, ये इसे मान लो जी डिमांड 1, ठीक है जी। सप्लाई मान लो जी इससे आप, ठीक है जी। अब हुआ क्या एक कंसेप्चुअली कि टैक्स लगा या कुछ भी चीज हुई, ये जो डिमांड है शिफ्ट हो गई। अब देखो एक चीज क्लियर करके चलना मेरी तरह समझना ध्यान से। पहले था ये इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। अब हुआ क्या कि टैक्स लग गया हमारे पास यहाँ पर, ये पी स्टार था पहले, अब जो टैक्स लग गया, अब टैक्स लगा मान लो इतना, अब ये बायर प्राइस ये हो गया, सेलर प्राइस ये हो गया,
ठीक है जी, बायर प्राइस ये हो गया बच्चा जी और सेलर प्राइस ये हो गया। तो अब जरा एक चीज समझना यहाँ पे ध्यान से कि दो चीजें होंगी। एक तो हमारा जो टैक्स लगेगा, एक तो लगेगा जी मतलब लमसम टैक्स, ठीक है जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक तो लगेगा जी लमसम टैक्स और एक लगेगा जी परसेंटेज या फिर वाला ये वाला टैक्स 1 - वाला, ठीक है। मैं यहाँ दोनों को चीज बड़ा क्लियर कर रहा हूँ आपको। यहाँ पर हमने बात करी ना एड वैलोरम टैक्स और स्पेसिफिक टैक्स, यानी बेसिकली बेटा इस वाले पॉइंट से अब हमें डिमांड शिफ्ट करनी है, ठीक है जी, समझना। जब हम कहते हैं ना एड वैलोरम टैक्स, स्पेसिफिक टैक्स, देन इसका मतलब हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि डिमांडर्स, हमने बोला ना यहाँ पे डिमांड का शिफ्ट डाउन, डिमांड का जो है बड़ा डाउन शिफ्ट होगा। अब पॉइंट क्या है, एक तो एड वैलोरम टैक्स है, एक हमारा स्पेसिफिक टैक्स है, इन दोनों केस में डिमांड का डाउन शिफ्ट होगा, यानी डाउन शिफ्ट में भी लेकिन पॉइंट होगा, एड वैलोरम टैक्स में होगा बेसिकली बेटा हमारा परसेंटेज डाउन शिफ्ट, यानी ये अब मान के चलो ये, सो दिस इज दी डिमांड फंक्शन, ये अरे बनाए दिखाई नहीं, ये वाला, यानी इस वाले पॉइंट से ये मान लो E1 है, इस वाले पॉइंट पे डिमांड दूसरा हो गया जी डिमांड शिफ्ट, ठीक है जी। एक तो ये है, और दूसरी चीज बेटा हमारा अगर इधर ही पॉइंट पर अगर स्पेसिफिक टैक्स होता तो स्पेसिफिक टैक्स में बेटा हमारा शिफ्ट होता कुछ इस टाइप से, ये इधर। अब समझो जरा ध्यान से, जो बेटा हमारा जो क्वांटिटी टैक्स होता है, ठीक है, या एड वैलोरम टैक्स होता है, वो बेटा हमारे बेसिकली पैरेलल शिफ्टिंग करता है, और जो बेटा हमारा स्पेसिफिक या परसेंटेज टैक्स होता है बेटा वो हमारा स्लोप चेंज करता है, ठीक है जी। ये चीज ध्यान रखना, मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, स्पेसिफिक टैक्स यानी परसेंटेज टैक्स जो है हमारा स्लोप चेंज करता है, और ये जो होता है हमारा एड वैलोरम टैक्स बेटा ये हमारा शिफ्टिंग करता है, बेसिकली जो पुरानी डिमांड करो एज इट इज शिफ्ट हो जाएगी। तो यानी बेसिकली बेटा यहाँ पे इतनी बात समझने के लिए इंपॉर्टेंट थी। अब इसका मीनिंग क्या बेटा कि मान लो हमने इसे बोला था E0, इसे बोला हमने E1, ठीक है जी। जरा यहाँ पे क्लियरली एक बात समझना, पहली बात तो जो कंज्यूमर पे कर रहा है, यहाँ पे जो कंज्यूमर पे कर रहा है वो पे कर रहा है, बेसिकली प्राइस ऑफ बायर पी भी पे कर रहा है, और एक अमाउंट है दैट इज जो टैक्स वाला अमाउंट है वो गवर्नमेंट एज अ टैक्स रिसीव कर रही है, ठीक है। यानी बेसिकली जो प्राइस ऑफ टी है रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है बच्चा जी, प्राइस ऑफ टैक्स वाला अमाउंट रिसीव बाय गवर्नमेंट। अब जरा एक चीज समझना जरा ध्यान से, वो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझे एड वैलोरम टैक्स की बात कर रहा हूं मैं, अगर बेटा यहां पे लार्जर प्राइस होता है, अगर प्राइस ज्यादा होता है तो ध्यान रखना लार्जर प्राइस होता है तो लार्जर शिफ्टिंग भी होती है। अगर प्राइस ज्यादा था तो ज्यादा ही लेवल की शिफ्टिंग थी, यानी दो कर्व के बीच में हमारा गैप ज्यादा होता है, यानी अगर प्राइस बढ़ेगा तो टैक्स अमाउंट भी बढ़ता जाएगा, जितना हाई प्राइस होगा बेटा उतना टैक्स अमाउंट भी ज्यादा होगा, ठीक है बच्चा। इसे बेटा जैसे कि हमने कंबाइंड डायग्राम बनाया है स्पेसिफिक टैक्स का भी हमने बेटा यहाँ पे कंबाइंड डायग्राम ही बनाया। अब इसका मीनिंग क्या है कि स्पेसिफिक टैक्स में बेटा हमारा मैग्नीट्यूड एड वैलोरम टैक्स इक्विलिब्रियम के बराबर होगा, यानी स्पेसिफिक टैक्स में भी स्पेसिफिक टैक्स बड़ा ध्यान रखना तो सेम मैग्नीट्यूड होगा, सेम मैग्नीट्यूड एज एड वैलोरम टैक्स एट इक्विलिब्रियम पर जो है सेम उसी इतना मैग्नीट्यूड होगा, और जो प्राइस रिसीव बाय सेलर, जो प्राइस रिसीव्ड करेगा, प्राइस रिसीव्ड बाय सेलर वो होगा बेटा P माइनस का T, ठीक है जी। प्राइस रिसीव बाय सेलर दैट इज P माइनस का T, यानी ये दिस इज P बायर्स प्राइस कंज्यूमर्स प्राइस। और जो बेटा यहाँ पे डिमांड कर्व होगा, डिमांड कर्व शिफ्टेड बाय द सेम अमाउंट, शिफ्टेड बाय द सेम अमाउंट, ठीक है जी। तो ये चीज बड़ा थोड़ी सी ध्यान रखना, मैं रिपीट कर रहा हूं, परसेंटेज टैक्स से स्लोप चेंज होता है, यानी ये एक डायग्राम था, ये इक्विलिब्रियम था, मान लो पहले ये इक्विलिब्रियम ये था, अब ये हो गया, तो
स्पेसिफिक टैक्स का मीनिंग परसेंटेज टैक्स हो जाता है, यानी परसेंटेज टैक्स, जिससे बड़ा जो हमारा जो न्यू प्राइस होता है वो हो जाता है हमारा पास बेटा P ब्रैकेट 1 प्लस का T, ये P ब्रैकेट 1 प्लस का T। तो बेटा स्लोप में जो पहले स्लोप P होता था, अब स्लोप P ब्रैकेट T 1 प्लस T हो जाता है। ठीक है बेटा, ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना। तो इसके हिसाब से बेटा डिमांड का स्लोप चेंज होगा तो ये वाला अमाउंट आएगा। और अगर यहाँ पे एड वॉल्यूम टैक्स होता है, उससे क्या होता है बेटा, सीधी सीधी हमारी क्वांटिटी कम होती है। सीधी बेटा हमारी यहाँ पे क्वांटिटी कम होती है। क्वांटिटी का मतलब क्या हो जाता है, ऑन क्वांटिटी है कि भाई प्राइस तो उतना ही है, अब जितनी क्वांटिटी लोगे ना एक अमाउंट लगेगा। ठीक है जी, तो उससे क्या होता है बेटा, हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट होता है पैरेलल। ठीक है जी, दिस इज दी पैरेलल शिफ्टिंग इस पॉइंट से। ठीक है जी, बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को मेरी यहाँ पर? क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक बेटा आप लोगों को? नहीं? ठीक है जी। नाउ बेटा हमारा इसमें जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है बेटा टैक्सेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। टैक्सेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूं, टैक्सेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, पहली बात तो ध्यान रखना, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है लेबर। तो अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर लगा रहे हैं तो बेसिकली हम लेबर की बात कर रहे हैं। उसके अलावा और भी इनपुट्स हैं और दूसरे इनपुट का कंसेप्ट अलग हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टैक्स इंसिडेंस एंड दी सप्लाई ऑफ लेबर। टैक्स इंसिडेंस एंड दी सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है बेटा, टैक्स इंसिडेंस एंड सप्लाई ऑफ लेबर। ध्यान रखना यहाँ पे दो केसेस बनाएंगे हम लोग। जैसे कि एग्जांपल हमने जस्ट सिंपल एक केस बनाया, कोई वैसे केस वाली बात नहीं, एक सिंपल जनरल डिस्कशन किया। हमने बोला जी सबसे पहले तो अब ये समझ लो, चलो कि एक केस से पहले सबसे पहले बात समझ लो, यहाँ पे एक मार्केट है, मार्केट फॉर डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर। लेबर की सप्लाई, लेबर की डिमांड का कंसेप्ट है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पे, यहाँ पे कंज्यूमर कौन है? ऑब्वियसली बात है फर्म, यहाँ पे कंज्यूमर है। फर्म्स हु आर विलिंग, हु आर यूजिंग लेबर सर्विस। ठीक है बेटा, फर्म्स हु आर यूजिंग लेबर सर्विस, तो ध्यान रखना वो कंज्यूमर होगा। सिमिलरली बेटा प्रोड्यूसर कौन है यहाँ पे? लेबर, यहाँ पे बेटा लेबर प्रोड्यूसर है। लेबर हु सेल देयर सर्विस, यहाँ पे कंज्यूमर है वो फर्म है और जो लेबर है वो प्रोड्यूसर है। अब जस्ट एग्जांपल समझना बेटा, जस्ट एक कंसेप्ट क्लियरली, कि वैसे तो ये मैटर नहीं करता कि मतलब इट डज नॉट मेक डिफरेंस वेदर द टैक्स इज लिवाइड ऑन कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, क्योंकि बेटा कंज्यूमर पे लगे टैक्स या प्रोड्यूसर पे लगे जो टैक्स लगे, इम्पैक्ट दोनों पे पड़ जाता है। ठीक है, जस्ट मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जरा समझना यहाँ पे जरा ध्यान से। हमने लिया जी टैक्स इम्पोज्ड ऑन फर्म, फर्म मतलब कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या कर रहा है जी यहाँ पे? लेबर, डिमांड फॉर लेबर कर रहा है। ठीक है जी, कंज्यूमर क्या कर रहा है जी यहाँ पे? लेबर की डिमांड कर रहा है। जैसे इस पर टैक्स लगा तो ऑब्वियसली बात है, ये टैक्स का मतलब क्या हो जाता है? टैक्स लगना, उस पर टैक्स का मतलब क्या हो जाता है? सोच के बताओ। अगर उस पर टैक्स लगता है तो बेसिकली वो जो वेज पे कर रहा है ना लेबर को, उन वेजेस में इंक्रीमेंट हो जाता है। बेसिकली समझना ध्यान से, एक अमाउंट बोला जी गवर्नमेंट ने जी इतना इनकम टैक्स है, लेकिन वो इनकम टैक्स वर्कर्स पर, ऑब्वियसली बात है इनकम होगी तो वर्कर्स की, बट वो इम्पोज्ड ऑन फर्म है, तो वो फर्म ही तो पैसे देगी भाई। जितना फर्म वर्कर्स को पैसे दे रही है उसको कुछ पोर्शन वहां देगी, तो इसका मतलब क्या है? अब अगर वो इम्पोज हुआ है फर्म पर, ठीक है जी, यानी वर्कर्स को पता ना चले जी, वर्कर्स पे टैक्स इम्पोज हुआ है, उन्हें क्या मतलब इस बात से, उन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? अगर 100 रुपए की वर्कर की इनकम थी
गवर्नमेंट ने 10 रुपये टैक्स बोला, तो वो वर्कर को बेसिकली 110 दे रही है, जिसमें से वर्कर 100 रुपये अपने पास ले रहा है, और वो जो 10 रुपये एक्स्ट्रा वो फर्म वर्कर को देते हुए गवर्नमेंट को दे देगी। ठीक है जी, यानी वर्कर को पहले भी 100 मिल रहे थे, वर्कर को आज भी 100 मिल रहे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट जानती है कि उस वर्कर के कुछ अमाउंट 10% वो लोग ले रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पे 100% बेयरिंग जो कर रहा है वो सेलर कर रहा है। सेलर मतलब सॉरी डिमांड ऑफ लेबर है। ठीक है जी, अब क्लियर सी बात है, जरा एक बात समझना था ध्यान से। यहाँ पर ये लेबर की क्वांटिटी इधर, और यहाँ पे आएगा जी वेज। ये डिमांड कर्व बेसिकली डिमांड फॉर लेबर, और ये बेसिकली सप्लाई ऑफ लेबर। ये होगा जी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बिफोर टैक्स। ठीक है जी, ये होगा जी वेजेस। ठीक है जी, अब हुआ जी टैक्स लग गया, तो उससे क्या होगा, आफ्टर टैक्स डिमांड फॉर लेबर कम हो जाएगी। ठीक है जी, आफ्टर टैक्स डिमांड फॉर लेबर भाई सब कम हो जाएगी। जब वो कम हो जाएगी तो क्या होगा जी, बेसिकली अगर वो कम हो गई तो ये थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, अगर टैक्स लगा था तो बेसिकली आप मान के चलो टैक्स लग के इतनी वेज बढ़ गई थी, उनकी वेज पहले से इतनी हो गई थी। ठीक है, तो इतनी वेज मतलब ऑब्वियसली बात है, तो क्लियर सा पॉइंट है, तो पुराना वाला तो डिमांड फंक्शन नहीं बनेगा। अगर वेज बढ़ जाएगी तो कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा डिमांडर्स पर, तो पुराना वाला तो नहीं बनेगा। वो क्या करेंगे, अपनी डिमांड शिफ्ट करेंगे, डिमांड कम करेंगे। यानी जब वो डिमांड कम करेंगे, यानी इसका मतलब क्या है, डिमांड कम करने के लिए, क्योंकि बेटा क्वांटिटी कम हो जाएगी, दैट इज क्वांटिटी आफ्टर टैक्स। क्वांटिटी कम हो गई, इसका मतलब बेटा डिमांड फंक्शन शिफ्ट हो गया इनवर्ड। अब इंटरेस्टिंग बात क्या होगी बेटा, इनिशियल पहला पॉइंट ई नॉट था, अब दूसरा पॉइंट क्या है बेटा E1। तो मीनिंग क्या है कि अब जो टैक्स अमाउंट है ज्यादा हो गया, वेज अमाउंट ज्यादा हो गया। ठीक है, पहले इतना वर्कर सेलर इतना पे कर रहा था, वर्कर इतना रिसीव कर रहा था, बट अब जो है बेसिकली पॉइंट क्या है कि इतना अगर डिमांड चेंज नहीं करते हैं तो इतना वर्कर को पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, और इतना जो 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 सप्लायर है उसको रिसीव होगा नहीं, बीच का गैप होगा जो टैक्स। अब पॉइंट क्या है कि टैक्स लग रहा है तो डिमांडर ऑफ द लेबर और वो व्हाट्सअप होंगे, तो बट उनकी डिमांड शिफ्ट हो जाएगी इनवर्ड, यानी उनकी डिमांड शिफ्ट हो जाएगी। यानी अब पहले जहां वो इतनी डिमांड करते थे वो इतनी डिमांड करेंगे, तो दिस इज द इक्विलिब्रियम, नाउ दिस इज द न्यू वेज। ठीक है बेटा, सो दिस इज द न्यू वेज। गॉट इट बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई। और इंटरेस्टिंग बात क्या बेटा, लोअर वेज इंप्लाइज लोअर एम्प्लॉयमेंट, लोअर वेज इंप्लाइज लोअर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, लोअर वेज इंप्लाइज लोअर एम्प्लॉयमेंट। गॉट इट बेटा, यहां तक मेरी बात समझ में आती है आप लोगों को क्लियरली। चलिए, अच्छा अब एक यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल हमारे पास है, जैसे ये केस नंबर 1 था, एक अगला कंसेप्ट हमारे पास, व्हेन लेबर सप्लाई इज बैकवर्ड बेंडिंग। व्हेन लेबर सप्लाई इज बैकवर्ड बेंडिंग, लॉजिकली बात समझना। ठीक है, पहले क्या है, लेबर सप्लाई अपवर्ड, ये आपको पता है, मैंने बताया था जस्ट एग्जांपल में कोदाई लीनियर प्रेफरेंस के हिसाब से, या जस्ट किसी भी नॉर्मली हिसाब से बाइंग सेलिंग के हिसाब से भी, तो जो लेबर होती है वो पहले अपवर्ड स्लोपिंग होती है, आफ्टर सम टाइम वो वर्टिकल बनती है, उसके बाद वो बैकवर्ड बेंडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। यानी जितने वेज बढ़ाते जाओगे अब वो काम कम करेगी। ठीक है, जस्ट एक बात समझना, पहली बात तो ये होता है जो टैक्स होता है हमारा, अगर बात करें टैक्स क्या है यहाँ पे, जो टैक्स है बेटा वो एक तरह का गैप है, गैप बिटवीन इनिशियल कर्व एंड फाइनल कर्व। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग बात की रहती है यहाँ पे, जो वेज होती है ना वो टैक्स से ज्यादा होती है। ऐसा थोड़ी है कि टैक्स वेज से ज्यादा हो जाएगा, नहीं, वेजेस जो है, वेजेस आर ऑलवेज मोर देन टैक्स। अगर टैक्स लगता भी है तो वेज के परसेंटेज पर लगता है ना, एक अमाउंट होता है भाई, उतना वेज उतना परसेंटेज या लेबर। ठीक है जी, अब एक जस्ट एग्जांपल क्लियरली बात समझना। पहला तो कंसेप्ट यही है कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड ऑफ बैकवर्ड बेंडिंग। पहले तो आप ये समझो बेटा कि बैकवर्ड बेंडिंग के रीजंस क्या हैं, तो वो जो आपने सेमेस्टर में पढ़ा था उसी का थोड़ा सा आइडिया मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि यहाँ पे हमारे पास में मान लो वेज बढ़ती है, तो वेज बढ़ने के दो इंपैक्ट पड़ते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हो, एक होता है जी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एक होता है जी इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट
इस केस में समझना ध्यान से, मान लो हमारी वेज एक लेवल से बियॉन्ड हो गई, हमारी वेज एक लेवल से ऊपर चली गई, कौन से लेवल से, जहां से एजेंट खुद को रिच मानेगा। ठीक है जी, तो ये दो इंपैक्ट है। अब जरा समझना, क्लियर सी बात है कि जैसे जैसे वेज बढ़ेगी अब पर्सन क्या मानेगा, वेज बढ़ने पर पर्सन खुद को रिच मानेगा, ठीक है, रिच एज्यूम करेगा। और जैसे जैसे उसकी वेज बढ़ती जाएगी देन ही विल कंज्यूम नॉर्मल गुड्स, यानी डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स बढ़ जाएगा। ठीक है जी, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा बेटा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज लेस देन ऑर्डिनरी इनकम इफेक्ट प्लस एंडोमेंट इनकम इफेक्ट। ठीक है जी, इसका मतलब क्या होगा, ही विल कंज्यूम मोर देन ही विल कंज्यूम मोर लेजर। ठीक है, अब जब वो ज्यादा लेजर कंज्यूम करेगा, यानी बेसिकली गाइस जब एक बियॉन्ड व्हेन द टैक्स, मैं यहाँ बात कर रहा हूं व्हेन द wages are increased beyond some particular level then, समझना, जब वेजेस पर्टिकुलर लेवल से बियॉन्ड बेटा बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, देन एजेंट assume that he is rich so that he will start to purchase leisure more। ठीक है जी, which implies that labor supply curve will be backward bending। ठीक है, ये बेटा आपने पहले पढ़ा था इसलिए मैंने थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर करा आप लोगों को, बैकवर्ड बेंडिंग बन जाएगा। लेकिन बात ये है कि जब बैकवर्ड बेंडिंग हो जाएगा तो टैक्स का क्या इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, क्या टैक्स लगने पर कुछ चेंजेस आएगा। अब देखो समय नजर ध्यान से, डायग्राम बना रहा हूं मैं आपके लिए यहाँ पर, इधर देखो जरा ध्यान से। मैंने बोला जी वही बात, लेबर और ये वेजेस, और अब थोड़ा लेबर सप्लाई कर ऐसा बना लेते हैं, अरे बैकवर्ड बेंडिंग तो ऐसे बनाएंगे हम लोग फिलहाल। ठीक है, इस टाइप से। अब ऐसे समझना, दिस इज द लेबर सप्लाई। अब डिमांडर है जी, अच्छा कोई डिमांडर तो यहाँ पे थे, मतलब इतना जो पोर्शन, अगर आप मैं इतना पोर्शन कट कर दूं तो ये जो पोर्शन है तो पुराने वाला पोर्शन है, यानी ये पोर्शन है जब एजेंट खुद को गरीब समझता है, ये एजेंट पोर्शन है जब खुद एजेंट कंफ्यूज है कि मैं अमीर हूँ गरीब हूँ, और ये पोर्शन वो है जब एजेंट खुद को अमीर समझता है। तो जो भी कुछ होगा इतने एरिया तक होगा बेसिकली। बैकवर्ड बेंडिंग वाला कंसेप्ट इतना ही है, पूरा नहीं है। बैकवर्ड बेंडिंग बेटा ये है तो बैकवर्ड बेंडिंग पूरा डायग्राम, लेकिन जो हमारा टेक्स्ट का कंसेप्ट यूज होगा वो इतने से कंसेप्ट में यूज होगा। यानी अब मैंने सोचो, मैंने अगर जो है डिमांड कर्व की बात करी है, ठीक है जी, तो ये हमारा डिमांड कर्व है, दैट इज डिमांड कर्व। मान लो ये हमारा डिमांड है फॉर लेबर, ठीक है जी, लेबर की डिमांड है, और तो उससे इक्विलिब्रियम यहाँ पे कट होगा। ठीक है जी, ओके कोई दिक्कत नहीं, इट्स इक्विलिब्रियम बेसिकली। ठीक है जी, ये हो गया जी एक पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा जो भी इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। अब जब टैक्स लगा, बेसिकली टैक्स लगा इधर, तो क्या हो गया जी, अगर टैक्स लगता है इधर तो अब आपको पता ही है, आफ्टर टैक्स बेसिकली डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू दी डाउन, जो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू दी डाउन, तो दैट इज डी एल डैश, तो होगा जी ये इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, वही वाला कंसेप्ट जो पहले लगा था। इसका मतलब क्या है, पहले हम इतना वर्क कर रहे थे, इतना वर्क, ये वाला इतनी मेरी लेबर इक्विलिब्रियम था, अब हम इतना वर्क और करेंगे, क्योंकि बेटा जब टैक्स लगता है तो बैकवर्ड बेंडिंग वाला भी एजेंट जो होता है वो भी अफेक्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये चीज ध्यान रखना, आफ्टर टैक्स जो बैकवर्ड बेंडिंग इम्पैक्ट पड़ रहा है, आफ्टर टैक्स जो बैकवर्ड बेंडिंग वाले एजेंट पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो भी यही करेगा कि उससे क्या करेगा, वो बेसिकली लेबर सप्लाई इंक्रीज कर देगा, मतलब वर्क बढ़ा देगा। यानी टैक्स जो है वो एक अमीर आदमी को भी इम्पैक्ट डालता है, ये बात इससे प्रूफ होती है, जो टैक्स है वो एक रिच पर्सन को भी इम्पैक्ट डालता है। यानी टैक्स से एक पर्सन जो अमीर था, जो लेजर कंज्यूम करता था, वो अपनी लेजर कम कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा,
आफ्टर टैक्स, क्योंकि आफ्टर टैक्स उसकी नेट इनकम खत्म होती जा रही है। ठीक है जी, क्लियर? मेरी इतनी बात समझ में आती है। लेकिन बैकवर्ड बाइंडिंग का बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर ये चीज ऐसी ही होती, ये डिमांड और ये डिमांड, अगर ये अपवर्ड स्लोपिंग वाला होता तो एम्प्लॉयमेंट कम होता, है ना। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, जब बैकवर्ड बाइंडिंग है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो इससे कंक्लूजन निकलता है कि गरीबों पे, मतलब समझो, एक ऐसे एम्प्लॉयमेंट में टैक्स लगाना जहां पे वो वर्कर्स काम कर रहे हैं जो पुअर हैं और जिनको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है और जो ज्यादा वेज नहीं लेते हैं, ठीक है, और जो अमीर नहीं है वो वर्कर, बेसिकली इतनी रीजन वाले वर्कर जो अमीर नहीं है, गरीब वर्कर। गरीब का मतलब ये नहीं कि झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, गरीब का मतलब ये है कि इनके लिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज मोर देन ऑर्डिनरी इनकम फैक्ट प्लस का एंडोमेंट इनकम फैक्ट, यानी आफ्टर इंक्रीमेंट इन वेज दे प्रेफर टू वर्क मोर नॉट टू रेस्ट मोर। ठीक है, तो ये उसको प्रेफर कर रहे हैं कि वह हमें काम ज्यादा करना है यहाँ पर। ठीक है जी, थोड़ा सा लिख देता हूं मैं, ये काम ज्यादा करना है तो इन पे टैक्स लगाओगे तो जी क्या होगा जी, इन पे टैक्स लगाओगे तो इनके लिए डिमांड फॉर लेबर जो कम होगी उसके हिसाब से बेटा इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट कम होगा। लेकिन अगर आप उन पे टैक्स लगाओगे जो ऑलरेडी बहुत अमीर हैं और जो बिकॉज ऑफ हाई वेजेस कम काम करते थे, ठीक है, तो आफ्टर टैक्स अगर आपको उनसे काम ज्यादा करवाना तो जी टैक्स लगा दो उनकी वेजेस पर। तो जब वेजेस पर टैक्स लगेगा तो ऑब्वियसली बात है लेबर डिमांड कम होगी उनकी, और जब उनकी लेबर डिमांड कम होने लग जाएगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से कंक्लूजन मिला कि फॉर द पुअर पीपल एम्प्लॉयमेंट कम होता है इफ द टैक्स इम्पोज्ड ऑन दैट रीजन वेयर द पीपल द वर्कर्स आर पुअर। ठीक है, अगर गरीब आदमी है उस वाले फर्म में टैक्स लग रहा है तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, और अगर रिच पीपल है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है जी, यानी पहले से ज्यादा हम लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे। गॉट इट बेटा, एक तरह कंक्लूजन है। ठीक है जी, नाउ बेटा हमारा एक कंसेप्ट यहाँ पे पूरा होता है। हमारा ये चैप्टर नंबर 18 था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, आई नो, एग्री करता हूं मैं, क्योंकि इसमें क्या है, मैं चैप्टर में रीडिंग में ही बहुत ही कम नॉलेज दे रखी है इन्होंने, बहुत कम नॉलेज में कंसेप्ट बता दिया। और बड़ा दिक्कत पता है क्या आती है, जब ये हमें किसी पर्टिकुलर रीडिंग के कुछ चैप्टर बोलते थे, जैसे चैप्टर नंबर ये 18 पढ़ लो, अब चैप्टर नंबर 18 में कंसेप्ट यूज हो रहा है, बट चैप्टर नंबर 18 में जो कंसेप्ट यूज हो रहा है उनका बेसिक्स तो 1 to 7 चैप्टर में रहा होगा ना कहीं। भाई सोचो, हम जब हॉलर वेरिएंट पढ़ रहे हैं, जब हॉलर वेरिएंट को पढ़ रहे हैं तो हम डिमांड क्यों कर पाए, अच्छे से क्यों पढ़ पाए, क्योंकि हमको बजट, प्रेफरेंस, यूटिलिटी, चॉइस, ये कंसेप्ट उसी बुक का पढ़ा था। ठीक है, अब जो जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं उसकी बात करूं सेमेस्टर 3 की या सेमेस्टर 4 की। अब सेमेस्टर 4 में आपका जर्नल इक्विलिब्रियम में अलग बुक से हो गया, और आपका मोनोपोली अलग बुक से हो गया, हॉलर वेरिएंट भी लग गई, एक निकोलसन भी लग गई। इससे क्या होता है बेटा, इससे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर चैप्टर में ना कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जो ऑथर को या हम टीचर्स को अज्यूम करना पड़ता है, आपको मालूम होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको कोई दिक्कत आती है, बिकॉज यस मुझे पता है, क्योंकि 1 to 17 चैप्टर्स के अगर मैं 1 to से स्टार्ट करता तो आपको सब चीजें क्लियर अच्छे से होती, ये सब चीजें पहले से ड्राइव्ड होती सारी चीजें, बट अभी ये चीज क्लियर नहीं है। मेरा सिंपल एक सजेशन है, इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, इसके नोट्स रीड कर लेना। ठीक है बच्चा, डाउट आ गया तो डाउट में डिस्कस कर लेंगे, बट ये चैप्टर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्वेश्चन कैच नहीं कर रहा। ठीक है जी, वन टाइम रीडिंग है, ठीक है, उसके अलावा नहीं है बेटा ये चैप्टर। तो अच्छे से इस चैप्टर को रीड करो, कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताना, मैं हूं अवेलेबल। ठीक है बेटा, ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।